अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तवाना पाकिस्तान शायगन के साथ में मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद और आज हम साहिवाल में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और नाज़रीन जो आज के प्रोग्राम का मौजू है वो बहुत ही दिलचस्प है। उसमें हम उन तमाम तवहमात और गलतफ़हमियों को डिस्कस करेंगे जो हमल के साथ जुड़ी हुई हैं। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर सुमेरा इरशाद को, जो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल साहिवाल में। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू तो डॉक्टर इस साहब। प्रोग्राम में हमने सिर्फ मिथ्स कह लें, गलत फहमियाँ कह लें, गलत तस्वुरात कह लें, उनको डिस्कस करना है। सबसे पहला तो हमारे माशरे में एक बड़ी कॉमन चीज़ देखी गई है कि हमारे ख़ानदानों में ये एक ख्वाहिश होती है कि जी लड़की का रिश्ता जी फैमिली से बाहर ना जाए, कज़न के साथ ही शादी उसकी कर दी जाए। जी जी तो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आप इसको कैसे देखती हैं? जी डॉक्टर साहब, इसकी वो बिल्कुल क्या नुकसानदेह असरात हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल कंफर्टेबल तो होता है, इजी भी होता है फैमिलीज़ के अंदर ही शादियां करना। लेकिन बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट और बीइंग डॉक्टर, ये एक बड़ा इसके प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो कज़न्स हैं दे शेयर 1/8 ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ऑब्वियसली जब वो शेयर करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, तो जो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं बच्चों के अंदर, पैदाइशी नकाइस हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं कज़न मैरिजेज़ में। और लोगों को लगता है कि फ़र्स्ट कज़न अवॉइड करके हम सेकेंड थर्ड में कर देंगे, तो वो उसमें चांसेस तो कम हो जाते हैं। लेकिन इवन देन थर्ड जनरेशन तक भी ना कज़न्स दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो वो पैदाइशी नकाइस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसका मतलब साइंसी बुनियाद से अगर बात करें तो कज़न मैरिज जो है वो इतनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जी इट्स नॉट उसमें फेवरेबल। एक परमानेंट किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं जो बच्चों में जो मौरूसी बीमारियां या पैदाइशी अमराज कह लें, वो ऐसे होते हैं उनका फिर बाद में कोई हल भी नहीं होता। जी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जी अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहबा जो एक बड़ा गलत तस्वुर जो हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं जी और जी ख़ास तौर पे पहली प्रेगनेंसी हो तो उस पर तो आपको पता है कुछ ज़्यादा ही लोगों के जो हैं वो एक वो होता है, वो भी होता है, ख्वाहिश भी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ातून की जो है वो की जाए, खुराक का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल तो बेसिक तस्वुर ये होता है कि जनाब एक खुराक तो ख़ातून को ख़ुद चाहिए, दूसरा वो जो परवरिश पाने वाला बच्चा हमल के दौरान है उसको भी चाहिए। तो चूँकि दो बंदे हैं तो खाना डबल कर दें, जी उस जी बारे में आप क्या कहेंगी? वो जब खाना डबल करती हैं तो क्या होता है कि फिर वेट भी डबल हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। एक्चुअल क्या है कि जो एक नॉर्मल पर्सन की कैलोरिक रिक्वायरमेंट है ना, वो 1800 टू 2000 है। जबकि प्रेगनेंसी में जस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको उतनी ही लेनी है। सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको 300 टू 400 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए जस्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका वेट गेन फिर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो कैलोरिक रिक्वायरमेंट बहुत नॉर्मल सी है, बहुत मतलब 300 टू 400 एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड है। यानी कि खातून जितना रूटीन में खाना खा रही है उससे जी थोड़ा सा ज़्यादा खा ले, बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं कि डबल कर दे। बिल्कुल इसी तरह ही है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा तीसरी अगर हम मिथ देखें तो वो ये भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान केयर करने की तो खैर ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही केयरफुल लोग हो जाते हैं बिल्कुल कि किचन में अंडा बनाना है या कुछ रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं ख़वातीन के करने वाले, उनसे भी कई दफ़ा लोग एहतियात करते हुए उनसे रोक देते हैं कि नहीं जी, आपका हमल चल रहा है, आपने बेड से उठना ही नहीं है, बस आप आराम करें, आपने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, आपने कोई कपड़े प्रेस नहीं करने, आपने किचन का कोई काम नहीं करना। तो बिल्कुल इस तरह फिज़िकली उसको बिल्कुल ही आप आराम के लिए बेड के ऊपर दिन रात खातून को लिटा दें, तो क्या ये ठीक है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट? ये बिल्कुल, बल्कि आज सेकंड डाइट के बाद सेकंड नंबर पे ये रीज़न है ना जो ख़वातीन इतना वेट गेन कर लेती हैं। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कुछ मेडिकल सीवियर मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें हम मदर को रेस्ट एडवाइस करते हैं। अदरवाइज माइल्ड टू मॉडरेट 30 मिनट्स की वॉक, इतनी एक मॉडरेट एक्सरसाइज वो बिल्कुल खातून को करनी चाहिए, और वो मदर और बेबी दोनों के लिए हेल्दी है। अच्छा, मतलब नॉर्मल रूटीन की जो हमारी जिस्मानी एक्टिविटीज़ हैं उसको कैरी ऑन करें। बिल्कुल, उसके अलावा भी एडिशनल 30 मिनट्स की वॉक अच्छा, करें, उसके अलावा भी योगा कर करें? सकती हैं, हेल्दी एक्सरसाइजेज कर सकती हैं जो उनकी नॉर्मल वजाइनल बर्थ को भी फैसिलिटेट करेंगी। तो मॉडरेट एक्सरसाइज फीमेल्स कर सकती हैं प्रेगनेंसी में, इट्स टोटली सेफ। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक मेडिकल एंटिटी है जिसको हम RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, हम दोनों तो समझते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल लेकिन अवाम नहीं समझते। इसके बिल्कुल ऊपर अभी आज ही हमने प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया है जी जी कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर है उसका पॉजिटिव है तो वो फिर एक बीमारी हो जाती है। तो हमारे माशरे के अंदर ख़ास तौर पे कस्बों में, देही इलाकों में जब बार बार हमल गिर जाए, मिस कैरेज हो जाए, बिल्कुल तो उसको फिर लोग तरह तरह की उसकी वजूहात तोजीहात पेश करते हैं कि जी बिल्कुल किसी ने जादू कर दिया या बिल्कुल ये हो गया वो हो गया।
तो उस बारे में आप क्या कहेंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? बिल्कुल आपके ऐसा ही सामने भी है। ऐसे इससे केसेस आते हैं? आपको पता है सोशली इसको एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे अठरा का मर्ज कहा 18। जाता है। ऐसी खातून को भी छूत समझ लिया जाता है, बाकी खवातीन इनके पास नहीं आती हैं और कहती हैं कि इसके ऊपर से कोई साया गुजर गया या चांद ग्रहण लग गया या कोई ऐसा मिथ रिलेट कर देती हैं। जबकि एक्चुअली रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेजेस के अंडर ये 18 की टर्म आती है और इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, मेडिकल रीजंस हैं जिनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी खवातीन को छूत समझ लिया जाता है जिसकी वजह से जो है ना बाकी खवातीन घबराती हैं और इसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं करती हैं और शर्म के मारे बताती भी नहीं हैं। तो ये बड़ा इससे खातून का लॉस होता है। तो इस कंडीशन को बिल्कुल डायग्नोज भी किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर रीजंस हैं मेडिकल और इसका प्रॉपर इलाज भी मुमकिन है अगर हम टाइमली इसको डायग्नोज और ट्रीट कर तो ये लें। तो फिर उस खातून बेचारी के लिए तो ये तो बड़ा शर्मिंदगी और एक कलंक का टीका हमारा माशरा बना देता है कि जिससे आप बता रही हैं बिल्कुल कि जनाब उसके साथ उठना बैठना भी लोग जो उससे कता ताल्लुक ही तकरीबन कर लेते हैं बिल्कुल कि शायद ये कोई मुतअद्दी मर्ज है जिस तरह जी कोविड हमने देखा कि एक से दूसरे को लगता है तो ये शायद उसी खातून को भी लग जाएगा, तो बिल्कुल, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हाँ जी नहीं इसमें अच्छा बिल्कुल डॉक्टर साहब हकीकत ज़रा मोटी मोटी वजूहात बता देना कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं नहीं। जिसमें हमल बार बार ज़ाया हो जाता है? इसमें एक तो यही RH इनकम्पैटिबिलिटी जिसमें कि खातून का नेगेटिव हो, हस्बैंड का पॉजिटिव हो Blood और वो group जो है। टाइमली एंटीबॉडीज़ आप डिटेक्ट ना करें तो वो बच्चे में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स अच्छा, ये हैं। पहले बच्चे से ही शुरू हो जाता है इसका ये प्रोसेस? इसमें पहले बच्चे में प्रॉब्लम तो नहीं होता, पहला बच्चा तो ठीक Okay. डिलीवर होता है, लेकिन अगर हम उसके अगेंस्ट इंजेक्शन नहीं देंगे उसको प्रिवेंट करने के लिए तो वो एंटीबॉडीज़ मदर के अंदर बन जाती हैं जो कि नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में लॉस करती हैं। तो ये इसका जो डैमेज है वो आपको सक्सेसिव प्रेगनेंसीज में मिलता है। तो ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है इसका मतलब ये तो बड़ा आसान सा हल है हाँ जी कि ये जो पैदाइश- बार बार जो 18 का सो कॉल्ड 18 जिसको कहते हैं बिल्कुल हमल का बार बार गिर जाना, तो ये तो बड़ा आसान सा हल है कि हाँ एक जी। इंजेक्शन लगवा लें खातून। और फ़ौरन बाद मदर को और एक ये कब इंजेक्शन लगाया लगता जाता है है। डॉक्टर साहब? प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद हाँ जी लगाते हैं इसको? प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद लगता है और अप टू 10 डेज तक लगाया जा सकता है। तो इस अगर आप सिर्फ जस्ट एक इंजेक्शन लगना होता है तो मदर नेक्स्ट प्रेगनेंसीज के लिए सेफ हो और जाती है। दौरान हमल नहीं लगाया जाता? दौरान हमल कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे अगर मदर रिपीटेडली उसको कोई ब्लीडिंग हो रही है या पेन है, कोई ट्रॉमा हो गया है तो उसमें इंडिकेटेड है। अदरवाइज जस्ट एक इंजेक्शन 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स का जस्ट आफ्टर डिलीवरी वो सफिशेंट है मदर के लिए। अच्छा, आप देखें इसमें एहतियात एक बड़ी बुनियादी सी ये है कि इसका मतलब है कि अगर किसी को पता है, देखें ब्लड ग्रुप तो पैदाइश से लेके मरने तक इंसान का चेंज नहीं होता ना। बिल्कुल अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, चाहे वो ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है या ओ नेगेटिव है, बिल्कुल तो अगर ख़ातून का वो ब्लड ग्रुप है और उसका जो खाविंद है उसका पॉजिटिव में है, चाहे जी। ओ है, ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव, बिल्कुल तो ये तो बड़ा आसान सा टेस्ट है कि लोगों को पहले ही पता चल जाना चाहिए कि जनाब ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे मुल्क में या आपके इलाके में ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में एंटीनेटल विजिट के लिए ख़वातीन आती हैं जिनको ब्लड ग्रुप्स पता होते हैं? अमूमन लेट आती हैं जिसकी वजह से अगर जैसे उसको कोई स्टार्ट में कोई एपिसोड होगी ब्लीडिंग की या कोई ट्रॉमा हो गया तो वो टाइम जो उसका प्रेशियस था जिस टाइम पे हम उसको सिक्योर कर सकते थे इंजेक्शन देके वो मिस हो जाता है। तो क्या होता है कि वो 4th-5th मंथ में आएगी और अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग होगी और अगर हमें उस टाइम पे पता चलेगा कि मदर नेगेटिव थी और फादर पॉजिटिव था, क्योंकि कॉन्सेप्ट उनका ये होता है कि जब जाएंगे चेकअप सारे टेस्ट तब करवा लेंगे तो फिर वो ज़ाहिर डिले हो जाता है उसके अंदर। उस टाइम पे फिर हम उसको बिल्कुल ट्रीट नहीं कर सकते, थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क को। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो मेडिकल साइंस है वो माशाल्लाह इतनी तरक्की कर गई है, एनेस्थीसिया के नए नए तरीके भी आ गए हैं जी जी जिसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी देते हैं जो कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं और पूरा जिस्म सुन्न हो जाता है। जी जी तो अक्सर देखा गया कि ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जिनका सिजेरियन हो जी जी तो उनको बाद में कमर दर्द की शिकायत होती है बिल्कुल और वो बाद में फिर गायनेकोलॉजिस्ट को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती हैं कि जनाब देखें उन्होंने इंजेक्शन ऐसा पीछे लगाया है कमर में कि जनाब मेरी कमर ही रह गई है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जी जी। तो ये भी गलतफहमी लोगों के जहनों में होती ये है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने अच्छा। को मिलता है। इवन हम सर्जरी के लिए लेके जाते हैं पेशेंट को, पेशेंट थिएटर में रोक लेते हैं, अटेंडेंट्स को बुला के काउंसल करना पड़ता है। वो कहते हैं कमर में इंजेक्शन हमने लगवाना ही नहीं है जी, फलानी हमारी फैमिली की खातून को ये हुआ और सारी उम्र उसकी कमर दर्द ही नहीं गई, हालांकि समझा के भी लाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये तो सिंपल एक एनेस्थीसिया है ना, आपको जैसे बॉडी में कहीं पे भी कोई सुन करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका 4 से 6 घंटे तक असर रहता है, उसके बाद तो असर ख़त्म हो जाता है। और हड्डी में तो ये इंजेक्शन लगता भी नहीं है, हड्डी के बीच में गूदा है जहाँ पे लगता है और 6 आवर्स के बाद इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो वो जो लॉन्ग टर्म ख़वातीन को बैकेक का प्रॉब्लम आता है वो असल में ज़ाहिर है प्रेगनेंसी में आपके मसल्स जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, जी, इसी हार्मोनल तरह ही है। चेंजेस होते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए जॉइंट्स खुलते हैं,
फिर प्लस खातून का पोस्चर चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी में, और डिलीवरी के बाद बच्चे को कैरी करने में उसका पोस्चर चेंज होता है, लोअर बैक पे प्रेशर होता है, जिसकी वजह से उसको बैक एक होती है। और प्लस वो सप्लीमेंट्स एडुकेट नहीं लेती, डाइट एडुकेट नहीं लेती, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज नहीं करती, तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसको बैक एक होती है, जिसको लोग रिलेट करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ, जबकि वो सेफेस्ट एनेस्थीसिया है इन अच्छा, महफूज भी है? बिल्कुल वो सेफेस्ट है जो as हम compared इस तरह to इनहेल करके देते हैं वो जो बिल्कुल, रूटीन का उसमें हमारा। तो माँ बच्चे को रिस्क है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये सेफ एनेस्थीसिया है बिल्कुल। नाज़रीन, आपने डॉक्टर सुमेरा की रिकमेंडेशन सुनी कि और अपना तजर्बा भी इन्होंने शेयर किया कि अक्सर ख़वातीन जब डिलीवरी के लिए या सी सेक्शन के लिए इनके पास आती हैं तो वो कोशिश उनकी ये होती है कि जनाब रीढ़ की हड्डी के अंदर वो जो इंजेक्शन लगाया जाता है बेहोशी वाला वो ना लगाया जाए, क्योंकि उसकी वजह से जनाब उनको दायमी जो है वो कमर का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस दावे में कोई हकीकत नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। वो जो एनेस्थीसिया है बहुत सेफ़ होता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो अगर डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं तो आप सिर्फ डॉक्टर की बात सुने। इर्द गिर्द के लोगों, वो तो डॉक्टर नहीं है, वो तो अपने अपने तजुर्बात शेयर कर रहे हैं सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर। तो जो डॉक्टर आपसे कह रहे हैं तो आप डॉक्टर के मुताबिक ही उसके ऊपर अमल करें। और जो रीढ़ की हड्डी के ज़रिए दिया जाने वाला एनेस्थीसिया है वो इंतहाई सेफ़ होता है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। अच्छा डॉक्टर साहबा, बड़ी ज़्यादा मिथ्स एसोसिएटेड हैं जनाब प्यूरपेरियम के साथ भी। जी जो नाज़रीन की समझ के लिए मैं आसानी के लिए बता दूं कि जो डिलीवरी के बाद वाला एक पीरियड होता है, एक मखसूस जी तकरीबन 1 माह का होता हाँ है जी, शायद, 40 डेज का। 40 डेज़ का एक पीरियड होता है जिसको छिला भी कहते हैं शायद। जी जी बिल्कुल। तो उसमें उससे जुड़ी कौन कौन सी ऐसी मिथ्स हैं जो हाँ लोग जी। समझते हैं कि जनाब ये बिल्कुल हकीकत बात है, हालांकि होती हाँ जी, गलत है बिल्कुल, बात, वो बिल्कुल। कौन कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले तो ख़वातीन हाइजीन का ख्याल नहीं रखती। उनको लगता है कि जनाब अब कट लग गया है नॉर्मल डिलीवरी चाहे उसका या सी सेक्शन का, तो अब हमें ना अगर हम पानी लगेगा बॉडी को तो ज़ख़म ख़राब हो जाएगा। जबकि हम स्पेशली एडवाइस करके भेजते हैं कि आपने डेली नहाना है, वूंड क्लीन करना है, टैप सफाई वाटर से सुथराई का आप ख्याल उसको रखना क्लीन है। रखें, ड्राई कर लें, वूंड बल्कि हेल्दी रहेगा। तो वो क्या होता है कि ख़वातीन आसपास उनको डरा देती हैं और वो नहाती नहीं, हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से वूंड ज़ाहिर है इन्फेक्ट होता है। सेकेंडली डाइट के बारे में नहीं, बड़ा गलतफहमी है। अच्छा लोग डॉक्टर बहुत साहब, ज़्यादा सॉरी मैं आपको जी इंटरप्ट जी कर रहा हूँ कि यहाँ पर वो मेरे जहन में आया कि वो जो एक होता है कि जी इतने दिनों के बाद वो छिला नहाना, हाँ जी। वो क्या होता है वो? तो एक नॉर्मल टाइम है जो प्रेगनेंसी में एक खातून को रिकवर होने में उसकी इंटरनल बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उस टाइम पे अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख सकते, नहा नहीं सकते, क्योंकि पानी खवातीन बॉडी कुछ को। हाँ ऐसी जी भी है ना जो कि वो बिल्कुल। 40 दिन तक इंतजार करती हैं, नहाती नहीं हाँ है। जी हाँ जी मैं उससे नहीं रिलेट कर रहा हूँ ना कि जी जी बिल्कुल। वो एक खास पीरियड है जी, उस वक्त चल के हमने नहाना है, उससे पहले नहीं नहाना। हाँ जी नहीं बिल्कुल तो जी, आप हम ये तो कह कहते रही हैं हैं वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन पेशेंट डिस्चार्ज होता है आप जाके बाथ लें, नहाएं, अपनी बॉडी को क्लीन करें, हाइजीन का अच्छा ख्याल चलें, रखें। एक तो ये हो गया ना जी। कि सफाई सुथराई का आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल और ख़ातून को चाहिए कि प्रेगनेंसी के बाद चाहे डिलीवरी हुई है चाहे सी सेक्शन हुआ है तो जिस तरह डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो नहा लेने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मिथ्स बनी हुई हैं? उसके अलावा डाइट, जैसे कि प्रेगनेंसी में उनका कॉन्सेप्ट होता है कि जी हमने उसकी जानों की खाना है, डबल खाना खुराक खाना खानी। तो अब कहती हैं कि अब तो हमने बेबी डिलीवर हो गया, उसको फीड कराना है, तो हमें बहुत एक्स्ट्रा डाइट चाहिए। तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, ऊपर से खाती बहुत ज़्यादा है, तो वो भी ज़ाहिर है उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। और फिर बैक एक में ये एड ऑन होता है प्रॉब्लम, ज़ाहिर है एक्सेसिव वेट गेन एक तो आप खाना डबल खा रहे हैं हाँ जी और बिल्कुल। दूसरा ऊपर से आपको आप बिल्कुल बेड के साथ लगा बेड दिया के गया साथ, कि हाँ जी आप आराम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, तो ये बिल्कुल दोनों मिलके भी कमर का दर्द कर रहे हैं। बिल्कुल और इल्ज़ाम किसके ऊपर आ रहा है? वो जो कमर के अंदर हाँ एनेस्थीसिया जी का या बिल्कुल बेहोशी का टीका लगाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे फिजिकल एक्टिविटी के बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहती हैं कि फिजिकल डिलीवरी के एक्टिविटी भी फ़ौरन बाद जैसे हाँ जी खातून को फिजिकल एक्टिविटी अपनी नॉर्मल जारी रखनी चाहिए? एक्टिविटी तो वो कर सकती है ना, चल फिर सकती हैं, घर के काम कर सकती हैं, अपनी बेबी की केयर कर सकती बहुत हैं। मुशक्कत लेकिन जो वाले हाँ काम जी ना करें, मुशक्कत वजन वाले ना काम उठाएं 40 इस डेज तरह। तक जो पीरियड का टाइम है, उनकी हीलिंग का जी। टाइम है, उसमें ना करें। लेकिन आफ्टर 40 डेज वो माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज या इवन वॉक शॉक वो कर सकती हैं। 40 डेज तक आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, लेकिन उसमें भी वॉक बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं होना बेड पे, तो वो उल्टा आपकी सेहत को ख़राब करेगा और वेट गेन में एडिशन करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में तो खैर बड़ी बड़ी मिथ्स बनी हुई हैं, जी ओल्ड विस्टम भी प्रिवेल करती है, जो दादियों नानियों से सुनते आ रहे हैं, लोग आज तक उसके ऊपर अमल भी करते हैं। तो एक इसी तरह की मिथ ये थी कि जनाब अगर दौरान हमल जनाब खातून का मीठा खाने का दिल करे तो लड़का है, हाँ जी और अगर नमकीन चीज़ें खाने का दिल करे तो लड़की है। हाँ जी
तो इसमें कोई हाँ जी, नहीं दिक्कत है? इसमें भी कोई नहीं है, ज़ाहिर है ख़ातून के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कुछ फूड्स की तरफ उसकी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है और कुछ चीज़ें उससे दिल हट जाता है। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है हर ख़ातून के अंदर, और किसी को किसी फूड से प्रॉब्लम होगा, किसी को किसी फूड से प्रॉब्लम होगा। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि उसमें मेल होगा बेबी या फीमेल बेबी होगा, ये इंटायरली डिफरेंट है, ऐसा कुछ भी इसका ताल्लुक नहीं है खुराक का उसके साथ, मेल फीमेल बेबी होने के साथ। अच्छा चलें, अब आखिरी मिथ भी आपसे पूछ लेते हैं, यहाँ बैठे ही हैं क्योंकि लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब दौरान हमल जो है वो दूध के अंदर ज़ाफ़रान डालकर ख़ातून को पिलाएं तो बच्चे का रंग गोरा होगा। हाँ जी। उसका कोई नहीं, ताल्लुक नहीं, है नहीं, देखिए ये हकीकत तो से? आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो भी बच्चे की है वो तो जेनेटिकली उसके अंदर एक एग्जैक्टली। फॉर्म हो जाता है और उसको जेनेटिक्स को आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो फूड आपको न्यूट्रिशन ऐड करेगी लेकिन वो आपकी जेनेटिक मेकअप को तो चेंज नहीं करेगी। तो एग्जैक्टली। जो और इनहेरेंट बच्चे ने हाइट, वेट, कलर लेना है उसका फूड से कोई ताल्लुक नहीं फूड है। से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल देखें, लॉजिकल सी बात है। अगर ऐसी बात होती तो अफ्रीका में सारे अंग्रेज लोग Exactly. बसे होते हैं, ज़ाफ़रान खाना कौन सा मुश्किल काम है। तो नाज़रीन ने अपने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू सुनी डॉक्टर सुमेरा इरशाद की, जिसमें सिर्फ फोकस हमारा यही था कि ये जो मिथ्स या गलत फहमियाँ, गलत तस्वुरात लोगों के जहन में बैठ जाते हैं, तो हम साइंसी बुनियादों के ऊपर उनके जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखें ताकि आप किसी गलत फहमी की वजह से गलत प्रैक्टिसेस का शिकार ना हो जाएं। तो आखिर में मैं डॉक्टर सुमेरा इरशाद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस दिलचस्प और अहम मौजू के ऊपर डॉक्टर सुमेरा ने वक्त निकाला, और उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।